हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं मिसेस जॉन, आपकी ज्योग्राफी की मैम, आप सभी 12th क्लास के बच्चों का एक बार फिर इस ऑनलाइन ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमें उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। पिछले दिनों जो हम लोगों ने पढ़ा होगा वो आपको याद होगा, आप भूले नहीं होगा। तो पिछले दिनों हम लोगों ने ज्योग्राफी की सेकेंड बुक भारत के लोग और अर्थव्यवस्था का फर्स्ट लेसन पढ़ रहे थे, जनसंख्या, जिसके 2 भाग हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज हम लोग उसी जनसंख्या वाले लेसन का पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। पिछले पार्ट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था, जनसंख्या का संगठन शुरू किया था, है ना। उससे पहले हम लोगों ने जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व पढ़ा था। फिर जनसंख्या वृद्धि, उसमें हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि के घटक, प्रावस्था और क्षेत्रीय भिन्नताएं पढ़ी थी। और फिर हम लोगों ने जनसंख्या का संगठन शुरू किया था। और जनसंख्या के संगठन में हम लोग को 4 पॉइंट्स पढ़ने थे: ग्रामीण और नगरीय संगठन, भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन और व्यावसायिक संगठन, जिसमें से हम लोगों ने केवल एक ही पॉइंट कवर किया था और वो था ग्रामीण व नगरीय संगठन। बाकी 3 हम लोगों ने छोड़ा था कि नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यहीं से शुरू करते हैं, जनसंख्या के संगठन। तो जनसंख्या संगठन में हम लोगों ने ग्रामीण नगरीय संगठन पढ़ लिया था, लेकिन एक बार आगे बढ़ने से पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं कि भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 2011 के अनुसार और नगरीय संगठन कितनी है। तो भारत में ग्रामीण जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार वो 68.8 % है। और नगरीय जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो है 31.16%। यानी भारत में ज़्यादा लोग जो हैं वो गांव में रहने वाले हैं, है ना। नगरों में रहने वाले लोगों की संख्या कम है, ठीक है। और ये भी हम लोगों ने देखा था क्यों नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है ना, क्यों बढ़ रही है, उसका कारण भी हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग शुरू करेंगे भाषाई संगठन। जनसंख्या संगठन में सेकेंड हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे भाषाई संगठन। तो बच्चों, आपको जानते हैं कि भारत जो है वो एक विविधता वाला देश है। बहुत सारी विविधताएं भारत में पाई जाती हैं, चाहे वो धरातल संबंधी हो, चाहे वो जलवायु संबंधी हो, चाहे वो मिट्टी संबंधी हो, चाहे वो रहन सहन संबंधी हो, चाहे वो खान पान संबंधी हो। तो भाषा में भी बहुत सारी विविधता भारत में पाई जाती है। तो ये भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है ना। भारत का जो भाषाई सर्वेक्षण विभाग के अनुसार, यानी ग्रियर्सन के अनुसार, भारत में टोटल 179 भाषाएं हैं। 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां बोली जाती हैं, है ना। जो भाषाई सर्वेक्षण विभाग है उसके सर्वेक्षण के अनुसार या ग्रियर्सन के अनुसार भारत में 179 भाषाएं हैं और 544 बोलियां भारत में बोली जाती हैं। इन 179 भाषाओं में से 22 यानी 22 भाषाएं जो हैं वो अनुसूचित हैं, है ना। क्या है? अनुसूचित भाषाएं हैं। तो अनुसूचित भाषाएं क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भारत के संविधान,
है ना, जो भारत के संविधान की 8वीं सूची है, अनुसूची, वो भारत की भाषाओं से संबंधित है। और इस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है वो भारत की भाषाओं से संबंधित है। और इस अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं को क्या किया गया है, शामिल किया गया। कौन कौन सी भाषाएं हैं? तो असमिया है, बंगाली है, बोडो है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कश्मीरी है, कन्नड़ है, कोंकणी है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, मैथिली, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, संथाली, तमिल, तेलुगु और उर्दू। तो ये 22 भाषाएं जो हैं वो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें रखी गई हैं। यानी इन 22 भाषाओं का प्रयोग जो है वो भारत के संविधान में किया जाता है। ठीक है। अब आपने तो कुछ भाषाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ भाषाएं आपको नई सी लग रही होंगी। तो इन भाषाओं को हम, जो आप नहीं जानते हैं, उनको हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है। ये भारत का मानचित्र है। तो भारत के मानचित्र में डोगरी भाषा जो है और कश्मीरी भाषा है ना, डोगरी और कश्मीरी भाषा जो है वो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। कश्मीरी तो बोली जाती है कश्मीर में, लेकिन डोगरी भाषा भी जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। और डोगरी जो है जम्मू कश्मीर के साथ साथ इस हिमाचल प्रदेश में भी बोली जाती है। तो डोगरी भाषा का प्रयोग जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। पंजाबी तो आपको पता ही है कि पंजाब की भाषा है, पंजाब में बोली जाती है, पंजाब में। ठीक है। सिंधी कहाँ बोली जाती है? कि सिंधी भाषा जो है वो राजस्थान और गुजरात में बोली जाती है ना। राजस्थान और गुजरात में सिंधी भाषा बोली जाती है। गुजराती भाषा तो आपको पता है कहाँ बोली, गुजराती भाषा गुजरात में बोली जाती है। मराठी तो आपको पता है कि महाराष्ट्र की भाषा है ना। लेकिन महाराष्ट्र में कोंकणी भाषा भी बोली जाती है। कौन सी भाषा? कोंकणी। तो कोंकणी भाषा जो है वो गोवा में और महाराष्ट्र में और कर्नाटक में बोली जाती है ना। सबसे ज़्यादा गोवा में, फिर महाराष्ट्र में और कर्नाटक में कोंकणी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक की एक और अपनी भाषा है जो है कन्नड़। कन्नड़ जो है वो कर्नाटक की मुख्य भाषा है, लेकिन कन्नड़ के साथ साथ कुछ लोग यहाँ कोंकणी भाषा भी बोलते हैं। अब आता मलयाली। मलयाली भाषा केरल की मुख्य भाषा है। तो मलयाली भाषा का इस्तेमाल केरल में किया जाता है। तमिल भाषा कहाँ बोली जाती है? तमिलनाडु में। तेलुगु भाषा कहाँ बोली जाती है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ठीक। उड़िया कहाँ बोली जाती है? उड़िया उड़ीसा में बोली जाती है। संथाली कहाँ बोली जाती है? संथाली झारखंड में बोली जाती है। ठीक। मैथिली भाषा कहाँ बोली जाती है? तो मैथिली भाषा बिहार में बोली जाती है। ठीक है। बंगाली कहाँ बोली जाती है? पश्चिमी बंगाल में बोली जाती है। नेपाली भाषा कहाँ बोली जाती है? सिक्किम में बोली जाती है। असमिया कहाँ बोली जाती है? असम में बोली जाती है। असमिया भाषा असम की मुख्य भाषा है, लेकिन असमिया के अलावा असम में बोडो, कौन सी भाषा? बोडो। बोडो भाषा भी बोली जाती। तो बोडो जो है वो असम में भी बोली जाती है और पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में भी बोडो भाषा जो है वो बोली जाती है। मणिपुरी भाषा कहाँ बोली जाती है? मणिपुर में। तो ये भारत की वो 22 भाषाएं हैं जो भारत के संविधान की 8वीं सूची में शामिल की गई हैं। इसीलिए इनको बोला जाता है ना, 22 अनुसूचित भाषाएं। अनुसूचित इसलिए बोला गया क्योंकि ये संविधान की 8वीं जो अनुसूची है उसमें शामिल की गई हैं। ठीक। अब चलते हैं बच्चों, इन भाषाओं के अलावा भारत में जो भाषाएं हैं
उनका वर्गीकरण भी किया गया है। तो भारतीय भाषाओं को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। पहला हम लोग देखेंगे भाषाओं का परिवार, फिर उप परिवार, फिर वाक क्षेत्र। वाक क्षेत्र मतलब कि वो जहाँ बोली जाती हैं, ठीक है। तो भाषा का जो परिवार है भारत में 4, वो मुख्य रूप से 4 है। पहला है ऑस्ट्रिक, है ना, यानी निषाद। दूसरा है द्रविड़, फिर तीसरा है चीनी तिब्बत, जिसको किरात भी बोलते हैं। फिर चौथी है भारतीय यूरोपीय भाषा, जिसको हम आर्य भाषा के नाम से जानते हैं। तो ऑस्ट्रिक जो भाषा है वो भारत में 1.38% लोगों द्वारा बोली जाती है। ये इसका उपपरिवार क्या है, ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से, ठीक। किन किन भारत के क्षेत्रों में ये भाषा बोली जाती है, तो मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में, इन क्षेत्रों में ऑस्ट्रिक भाषा बोली जाती। कितने % लोग बोलते हैं, 1.38। दूसरी भाषा है द्रविड़। ये भारत में 20% लोगों द्वारा बोली जाती है। तो द्रविड़ भाषा जो है वो तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। उसके बाद तीसरी भाषा आती है चीनी और तिब्बती भाषा, है ना, जो किस उप परिवार से है, तिब्बत और म्यांमारी, ठीक है। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो इसका क्षेत्र है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा। इन राज्यों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो चीनी और तिब्बती भाषा है। कितने लोग बोलते हैं, 0.85%। अब आती भारतीय यूरोपीय यानी आर्य भाषा, यानी कितने % लोग बोलते हैं, सबसे ज़्यादा 73%। इसका उपपरिवार क्या है, इंडो आर्य भाषा। इंडो आर्य कहाँ बोली जाती है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, असम, गुजरात और महाराष्ट्र में। तो भारत में सबसे ज़्यादा जो बोली जाने वाली जो भाषा है वो है हमारी 73%। और वो कौन सी भाषा है बच्चों, भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा, जो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा, इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में होता है, ठीक है। तो ये भारतीय भाषाओं का वर्गीकरण है, जिसको 4 भागों में बांटा गया, ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती और भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा। इन चारों में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है भारतीय यूरोपीय आर्य भाषा। अब चलते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है जनसंख्या के संगठन में, वो है धार्मिक। ये हो गया भाषा। अब चलते हैं धार्मिक संगठन। धार्मिक संगठन, तो धार्मिक संगठन जैसे भाषाई संगठन में विविधता है, भाषा में विविधता है, वैसे भारत में धर्मों में भी क्या पाई जाती, विविधता पाई जाती। यहाँ विभिन्न धर्म के ना लोग पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा भिन्नता धर्म में भारत देश में ही पाई जाती है। और धर्म जो है वो सबसे ज़्यादा भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर अपना प्रभाव डालती है। यानी सबसे ज़्यादा भारतीयों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित करने वाले बलों में से एक है, क्योंकि इसका प्रभाव भारत के लोगों के परिवार और सामुदायिक जीवन पर देखा जा सकता है ना। तो सबसे ज़्यादा प्रभाव धर्म के बाद अगर किसी चीज़ का भारत के लोगों के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन पर पड़ता है तो वो है धर्म यानी धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन में कई सारे धर्म हैं, है ना। कई सारे धर्म जो हैं वो
इसमें पाए जाते हैं। कौन कौन से भारत में धर्म हैं? तो सबसे पहला धर्म है हिंदू धर्म, दूसरा है मुस्लिम धर्म, तीसरा ईसाई धर्म, सिख, बौद्ध, जैन और अन्य। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो संख्या है विभिन्न धर्मों की, उसको अगर हम लोग देखें तो हिंदू धर्म में 2011 के जनगणना के अनुसार 79.8% लोग, मुस्लिम समुदाय के लोगों की संख्या है 14.2%, ईसाई धर्म के लोगों की संख्या है 2.3%, सिख धर्म के लोगों की संख्या है 1.7%, बौद्ध की संख्या है 0.7%, जैन धर्म के लोगों की संख्या है 0.4% और अन्य है 0.7। अन्य में कौन लोग आते हैं? तो अन्य में जो पारसी धर्म है, जो रजिस्टर धर्म को मानने वाले, और जो जनजातीय, भारत में बहुत सारी जनजातियाँ हैं ना बच्चों, तो जनजातीय जो विश्वास हैं, है ना, वो इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं कि ये कहाँ ज़्यादा पाए। तो हिंदू धर्म जो है वो भारत के सबसे ज़्यादा राज्यों में पाया जाने वाला धर्म है। मुस्लिम धर्म के लोग ज़्यादातर आपके जिन राज्यों में पाए जाते हैं उनमें है आपका ये जम्मू कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और दिल्ली, ठीक, और इसके दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ, और यहाँ अरब सागर में छोटे छोटे द्वीपों का समूह है जिसको हम लक्षद्वीप बोलते हैं। तो इन भागों में ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग पाए जाते हैं। क्रिश्चियंस कहाँ, ईसाई धर्म के लोग कहाँ भारत में ज़्यादा पाए जाते हैं? तो ईसाई धर्म के लोग पाए जाते हैं गोवा में, केरल में, है ना। इनके अलावा जो ये झारखंड है, छोटा नागपुर का क्षेत्र, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, पूर्वोत्तर राज्य में है हमारा नागालैंड, है ना, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा और ये मेघालय। इन राज्यों में सबसे ज़्यादा क्रिश्चियंस जो हैं वो पाए जाते हैं। सिख लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो सिख लोग सबसे ज़्यादा पंजाब और हरियाणा और इसके साथ साथ दिल्ली में पाए जाते हैं। बौद्ध लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो बौद्ध लोग ज़्यादातर जो हैं वो पाए जाते हैं, इनका सबसे ज़्यादा बौद्ध लोगों का क्षेत्र जो है वो है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इधर जम्मू कश्मीर की तरफ देखें लद्दाख, है ना, यहाँ सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। जैन धर्म को मानने वाले यानी जैनी कहाँ ज़्यादा पाए? तो जैन धर्म के लोग राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। तो ये भारत के वो विभिन्न धर्म के लोग जो भारत के भिन्न भिन्न भागों में पाए जाते हैं। और इसके अलावा जो अन्य हैं जिनका संख्या 0.7% है, इसमें हमने बताया था कि इसमें पारसी धर्म आता है, और जो जनजातीय जो हमारे भारत के जनजाति हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये है भारत का धार्मिक संगठन। तो धार्मिक संगठन यानी जिसमें कई सारे धर्मों को क्या किया गया है, शामिल किया गया। अब चौथा क्या है? चौथा है व्यावसायिक संगठन। तो चौथा है व्यावसायिक संगठन। तो व्यावसायिक संगठन क्या होता है? व्यावसायिक संगठन होता है कि किसी व्यक्ति के किसी व्यावसायिक क्रिया में लगे होना, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय या किसी व्यावसायिक क्रिया में लगा, जैसे कृषि है ना, परिवहन है, उद्योग है, संचार है, तो इस तरह के जब व्यावसायिक क्रिया में कोई व्यक्ति लगा रहता है, काम करता है, संलग्न रहता है, तो उसको हम बोलते हैं व्यावसायिक संगठन। तो व्यावसायिक संगठन के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले देखेंगे श्रमजीवी जनसंख्या का वर्गीकरण, दूसरे देखेंगे हम लोग प्रमुख सेक्टर यानी क्षेत्र, है ना, और तीसरा हम लोग देखेंगे व्यावसायिक संवर्ग। तो सबसे पहले देखेंगे कि श्रमजीवी जनसंख्या का वर्गीकरण।
तो आर्थिक दृष्टि से भारत में श्रमजीवी जनसंख्या वो है जो विभिन्न प्रकार के क्या है कार्यों में संलग्न है। श्रमजीवी मतलब कार्यशील जनसंख्या, कार्यरत जनसंख्या को हम श्रमजीवी जनसंख्या बोलते हैं। तो आर्थिक दृष्टि से श्रमजीवी जनसंख्या को 3 वर्गों में बांटा गया है या रखा गया है। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? मुख्य श्रमिक, सीमांत श्रमिक और आश्रमिक, है ना। पहला मुख्य श्रमिक, दूसरा सीमांत श्रमिक और तीसरा आश्रमिक। मुख्य श्रमिक क्या होता है? मुख्य श्रमिक वो होते हैं, है ना, वो व्यक्ति जो 183 दिन या 6 महीने या उससे ज़्यादा काम करता है साल भर, है ना। 183 दिन या 6 महीने या उससे अधिक दिन काम करता है तो उसको हम बोलते हैं मुख्य श्रमिक। दूसरा कौन है? सीमांत श्रमिक। सीमांत श्रमिक किसको कहते हैं? जब कोई व्यक्ति 183 दिन या 6 महीने से कम दिन काम करता है तो उसको बोलते हैं सीमांत श्रमिक। ठीक। तीसरा कौन सा है बच्चों? आश्रम। आश्रमिक होते हैं वो व्यक्ति होते हैं जो वर्ष भर कोई काम ना करता, है ना, कोई काम नहीं करते, उसको हम बोलते हैं आश्रमिक। तो आश्रमिक में ज़्यादातर कौन लोग आते हैं? वो हैं आश्रित और बेरोजगार लोग होते हैं जो किसमें आते हैं? आश्रमिक में आते हैं। तो इनको आश्रमिक इसलिए बोला गया कि ये वर्ष भर कोई काम नहीं करते हैं। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा संख्या जो है वो आश्रमिक लोगों की है। कितना परसेंट है? 60%। 60% लोग ऐसे हैं भारत में जो आश्रमिक हैं, जो कोई काम नहीं करते हैं, जो या तो बेरोजगार हैं या दूसरे पर निर्भर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जो मुख्य श्रमिक हैं और जो सीमांत श्रमिक हैं, इन दोनों का प्रतिशत कितना है? 39.8%। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 39.8% जो लोग हैं वो मुख्य श्रमिक हैं और सीमांत श्रमिक हैं। तो अगर हम देखा जाए आर्थिक दृष्टि से भारत के इन 3 वर्गों में, तो सबसे ज़्यादा संख्या में जो लोग पाए जाते हैं वो हैं आश्रमिक लोग। अब आता है हमारा कि भारत में जो श्रमजीवी लोग हैं, यानी जो कार्यशील जनसंख्या है भारत की या कार्यरत जनसंख्या है, वो भारत के 3 प्रमुख क्षेत्रों में संलग्न है। संलग्न मतलब कार्य में लगी है। कौन से 3 प्रमुख क्षेत्रों में? पहला क्षेत्र है प्राथमिक क्षेत्र, इसको संवर्ग भी कह सकते हैं, सेक्टर भी कह सकते हैं और इसको क्षेत्र भी कहा जाता है। ठीक है। तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, ठीक, और तृतीयक क्षेत्र। तो कितने क्षेत्र हो गए? 3। प्राथमिक क्षेत्र या संवर्ग, द्वितीयक क्षेत्र या संवर्ग, तीसरा है तृतीयक क्षेत्र। तो इन 3 क्षेत्रों में भारत की जो कार्यशील जनसंख्या है यानी श्रमजीवी जो लोग हैं, इन्हीं 3 क्षेत्रों में संलग्न हैं, यानी कार्यशील हैं या कार्य कर रहे हैं। ठीक। अब चलते, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है भारत का वो है प्राथमिक क्षेत्र, है ना। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लोग लगे हैं। कौन? कितने परसेंट? 54.6%। 54.6% लोग जो हैं, यानी कुल श्रमिकों का 54.6% प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन लोग आते हैं? कृषक यानी किसान और कृषि मजदूर। कृषक और कृषि मजदूर। कृषि मजदूर वो होते हैं जो मजदूरी करते हैं खेतों में, है ना, दूसरे के खेतों में मजदूरी। तो सबसे ज़्यादा कौन आते हैं? कृषक और कृषि मजदूर। कितने परसेंट? 54.6%। तो सबसे ज़्यादा लोग जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वो है हमारा यानी ये सबसे बड़ा सेक्टर है। दूसरा क्षेत्र आता है
सबसे बड़ा क्षेत्र है जो सबसे ज़्यादा लोगों को काम दे रहा है ना, कितना परसेंट, 54.6। दूसरा क्षेत्र कौन सा, द्वितीयक क्षेत्र या द्वितीयक संवर्ग, कितने परसेंट लोग लगे हैं इसमें, कितने परसेंट श्रमिक लगे हैं, 3.8%, 3.8, इससे बहुत कम। अब द्वितीयक संवर्ग में कौन आते हैं, वो श्रमिक जो घरेलू उद्योग में लगे, है ना, वो श्रमिक जो घरेलू उद्योगों में कार्य करते हैं, ठीक है। तीसरा क्षेत्र कौन सा आता है, तृतीयक क्षेत्र या तृतीयक संवर्ग, वो उसमें 41.6% श्रमिक कार्य में लगे हैं, कितने, 41.6% लोग इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। अब इस सेक्टर में कौन कौन सी कार्य आते हैं, व्यापार है, वाणिज्य है, विनिर्माण है और अन्य सेवाएं इस तृतीयक क्षेत्र में आते हैं, जो 41.6% लोगों को काम देते हैं, रोजगार देते हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है बच्चों, हमारा प्राथमिक क्षेत्र, कृषि वाला, जो सबसे ज़्यादा लोगों को क्या करता है, रोजगार देता है, कितने परसेंट, 54.6% लोगों को काम देता है। तो श्रमजीवी जो लोग हैं, जनसंख्या है, वो भारत के इन 3 क्षेत्रों में क्या है, संलग्न हैं यानी काम करते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब चलते हैं आगे बच्चों। 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यावसायिक संवर्ग है उसको 2011 की जनगणना के अनुसार 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4। ये 4 वर्ग कौन सा है, पहला कृषक है यानी किसान, दूसरा कृषि मजदूर हैं, तीसरा है घरेलू औद्योगिक श्रमिक और चौथा है अन्य श्रमिक। तो 4 वर्ग कौन से हैं, कृषक, किसान, कृषि मजदूर जो खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और जो औद्योगिक श्रमिक हैं यानी उद्योगों में, जो उद्योग धंधों में लगे हुए जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, और चौथा है अन्य श्रमिक। अन्य श्रमिक जो अन्य छोटे छोटे कामों को करते हैं। तो 2011 के अनुसार जो श्रमजीवी व्यावसायिक संवर्ग है उसके अनुसार 4 वर्गों में श्रम जनसंख्या को बांट दिया गया, कृषक, कृषि मजदूर, घरेलू औद्योगिक श्रमिक और अन्य श्रमिक। अब चलते हैं आगे बच्चों। देश के जो इन 4 विभिन्न सेक्टर हैं, है ना, यानी विभिन्न सेक्टर भी हम लोगों ने पढ़ा ना, ये देश के, भारत के जो विभिन्न सेक्टर हैं 1, 2, 3, इन विभिन्न सेक्टरों में जो श्रम की सहभागिता दर है उसमें क्या पाई जाती है, स्थानिक भिन्नता पाई जाती है ना। जो देश के विभिन्न सेक्टर हैं उसमें श्रम की सहभागिता दर में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में, है ना, किसानों की यानी कृषकों की संख्या क्या है, अधिक है। दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में कृषि मजदूरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो श्रम की जो सहभागिता है ना, उसकी दर में क्या पाई जाती, भिन्नता पाई जाती है विभिन्न सेक्टरों में। विभिन्न सेक्टर मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में कृषकों की संख्या ज़्यादा है, तो वही दूसरी ओर बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश में कृषि मजदूरों की संख्या ज़्यादा है। कृषि मजदूर कौन होते हैं, जो दूसरे के खेतों में क्या करते हैं बच्चों, मजदूरी करते हैं। तो बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में कृषि मजदूरों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो बच्चों ये लेसन आपका जनसंख्या वाला कंप्लीट हो गया है ना। आज हम लोगों ने इस लेसन को ख़त्म किया। 3 पार्ट में हम लोगों ने ये लेसन पढ़ा। पार्ट 1 में हम लोगों ने जनसंख्या का वितरण देखा, घनत्व देखा।
पार्ट 2 में हम लोगों ने जनसंख्या वृद्धि देखी, उसमें घटक प्रावस्था क्षेत्रीय भिन्नताएं देखी। पार्ट 3 में हम लोगों ने जनसंख्या का संगठन देखा। जनसंख्या के संगठन में हम लोगों ने आज भाषाई संगठन, धार्मिक संगठन और व्यावसायिक संगठन पढ़ा। तो ये लेसन पूरा हो गया बच्चों। इसमें मैं कुछ काम दे रही हूँ, इसको आप कर लीजिएगा अपनी नोट कॉपी में या किसी पुरानी कॉपी में, ठीक है। क्वेश्चन आप, पहला क्वेश्चन है मेरा, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में कितनी भाषाएं अनुसूचित हैं? तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? ठीक है। और चौथा है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। एक क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे बताना। ये 10 रुपये का नोट है, ठीक है। 10 रुपये का नोट आपके पास होगा, इसका जवाब आप लिख देना, ठीक। 10 रुपये के नोट में कितनी भाषाओं का इस्तेमाल किया गया? 10 रुपये को कितनी भाषाओं में लिखा गया है, आप ये हमें बताना। इसको भी कर लेना कि 10 रुपये के नोट में कितनी भाषाओं में लिखा गया है, ठीक। और इसका तीसरा प्रश्न का ऑप्शन लिख लेना आप लोग। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रिक भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक भाषा। तीसरे वाले में समूह बताना है ना आपको, कौन सा विशाल भाषाई समूह है। तो इसमें है ऑस्ट्रिक भाषा, और दूसरा है द्रविड़, और तीसरा है चीनी तिब्बत, और चौथा है भारतीय आर्य भाषा, है ना। तो ये तीसरे वाले में ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों में से आपको बताना है कि किस भाषा समूह सबसे बड़ा भाषा समूह है। भारत का सबसे बड़ा जो विशालतम भाषाई समूह इसमें से कौन है, इनमें से आपको बताना। तो आप देख के बता सकते हो कि जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा वही भारत की सबसे विशालतम क्या है, भाषाई समूह है, ठीक है। थैंक यू बच्चों। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, ठीक है, वीडियो में। थैंक यू।